बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। एपीसी हो गई लेकिन उसकी गूंज अब भी है। हुकूमत सवाल पूछती है, बल्कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो भी बयानिया जो भी मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ है और दुश्मन की ज़बान बोली जा रही है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जबकि अपोजिशन का ये कहना है, और आसिफ जरदारी साहब ने तो शायद इस एपीसी के दौरान ही कह दिया था कि इस एपीसी के बाद गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी और शायद सबसे पहले गिरफ्तार उन्हें ही किया जाएगा। कुछ आसार ज़रूर नज़र आने लग पड़े हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ज़रा ये कहते हैं कि नैब ने उन्हें बदउनवानी और दीगर मामलात में शायद तलब कर लिया है अक्टूबर की पहली तारीख को। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मौलाना ये कहते हैं कि अब तक उन्हें नहीं नोटिस मिला, लेकिन मौलाना की तरफ से मौक़िफ़ ज़रूर सामने आ गया। साथ ही मुस्लिम लीग नून की क़यादत हवाले से भी, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ऑलरेडी उनका एक मामला ज़ेर इल्तवा है लाहौर हाई कोर्ट में। अब उनकी बेल एक्सटेंड हुई है 24 तारीख तक, 24 सितंबर तक। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें अदालती फैसला आएगा। बहरहाल उसका नौयत फ़र्क है, लेकिन एक शायद नई दरख्वास्त भी आई है, उस हवाले से भी कुछ शुकूक व शुबात मुस्लिम लीग नून के हैं। मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। तलाल चौधरी साहब MNA पाकिस्तान, फॉर्मर MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है, और मोहतरमा नफीसा शाह साहबा मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है और बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो मौक़िफ़ है उसको ज़रूर चलाना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि शायद मौलाना ये पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे थे या उन्होंने सोच लिया था, और उन्होंने उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ है उनकी जमात की तरफ से वो आ गया है। क्या मौक़िफ़ है, ज़रा सुन लेते हैं। मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है और उसकी कॉपी मीडिया को भी नहीं मिली है। हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं, फिर मीडिया को खबर देना खुद डंडोरा पीट रहा है उसकी नीयतों का। लिहाजा बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसे किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे और 30 लाख कारकुनान मौलाना फजलुर रहमान के साथ नैब के दफ्तर में पेश होंगे। जब कॉपी नहीं दे रहे, न हमें दे रहे हैं और न उनको दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। दाल में सब काला काला है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी मौक़िफ़ आया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो क्या कह रही थी, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। आज नैब के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ जिसने दरखास्त दी, उसका नाम है बेनामी पढ़ा लिखा सच्चा मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी। और बेशर्मो, सामने से आके वार करो, आगे आकर बताओ ये बेनामी दरखास्तें कब तक देते रहोगे? अगर कोई करप्शन साबित होती है तो अदालतों में पेश करो। गिरफ्तारी करके, इस तरह धमका के आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी नैब के चेयरमैन से दरखास्त है कि करें नाम इसका पाकिस्तान की आवाम के सामने, बताएं किसने दरखास्त दी है। खुद डाली गई दरखास्त के ऊपर, जो सिलेक्टेड वजीर आजम के हुक्म के ऊपर डाली गई दरखास्त के ऊपर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हुमायूं अख्तर खान साहब, सबसे पहले जरा आपसे ही पूछ लेता हूँ सर, ये मौक़िफ़ तो चलें अपोजिशन का हमेशा से रहा है कि हुकूमत इस एहतसाब से जुड़ी हुई है और ये नैब की जो कार्रवाइयाँ ये हुकूमत के बेहस्ट पे होती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नीयत पर सवाल उठा दिया। मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि जो बेनामी पढ़ा लिखा मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी है, ये भी शायद हुकूमत से ही जुड़ा हुआ है। एपीसी हो गई, अपोजिशन का काम है यही एपीसी करना या हुकूमत के खिलाफ महाज बनाना। टाइमिंग पे एतराज़ है, कंटेंट पे एतराज़ है, और ये जो अब हो रहा है ये तो इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि एपीसी के बाद कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ेंगी, तो मौलाना के खिलाफ भी शुरू होने जा रही है, नैब में और भी मामला शुरू हो रहे हैं। तो ये तासुर को तो तकवीयत मिलेगी अपोजिशन के कि इस एहतसाब को फिर आप अपने तरीके से तोड़ मोड़ रहे हैं। देखिए जी, ये तो आई थिंक कि हम अगर ये डिस्कस करें कि ये एपीसी से गवर्नमेंट क्यों घबराए, वो शायद बेहतर होगा। वरना ये जो आपने मौलाना साहब ने कहा या मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा, ये तो 2 साल से ऊपर से आपको मालूम है कि बुनियादी तौर पे लीडर बचाओ तहरीक है, अनफॉर्चुनेटली दोनों टॉप पार्टीज की टॉप लीडरशिप में
हमसे पहले के, बल्कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उस जमाने के ये केसेस हैं। ये लीडर बचाओ तहरीक चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्यों हुकूमत नहीं घबरा रही। अच्छा देखिए, ये जो बात नवाज शरीफ साहब ने की, एक तो मुख्तलिफ लीडरों ने मुख्तलिफ बातें की, और नवाज शरीफ साहब की बात ले लें जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट अटैक किया है। मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क के इदारों पे इस तरह के अटैक से बहुत ही नुकसान पहुंचता है। आई थिंक नवाज शरीफ साहब को सिर्फ तब खुशी होगी अगर आर्मी जो है वो पंजाब पुलिस बन जाए, जिसमें आईजी और डीआईजी और एसपी वो जब दिल चाहें आगे पीछे कर दें। अच्छा, ये ख्वाहिश होगी मियां साहब। आईएसआई जो है वो पंजाब की स्पेशल ब्रांच बन जाए, ये तो होने नहीं लगा। अच्छा हुमायूं साहब, इस तरह ये बता दें, ये आपका अपना, ये आपकी असेसमेंट है या मियां साहब को जानते हैं, आपकी पर्सनल नॉलेज है, या आपको लगता है सियासी तौर पे कि वो यही समझते हैं? ये जनरली बिलीव किया जाता है हमारी पार्टी के और बहुत से अहम सर्कल्स में पाकिस्तान में। दूसरे मैं आपको बताऊं जी, पीडीएम बन गया है। जरा इसकी भी हिस्ट्री देख लें। पाकिस्तान में पीएनए की मूवमेंट चली और उसका नतीजा आप सबके सामने है। एमआरडी, उसके नतीजे में मार्शल लॉ आ गया। एमआरडी बनी, बड़ा जदोजहद होती रही सिंध में, आगे पीछे पाकिस्तान में, लेकिन ज़ियाउल हक का दौर खत्म हुआ जब उनको असैसिनेट कर दिया गया और वो जहाज गिरा दिया गया। एआरडी बनी, बड़ी जदोजहद की एआरडी ने, लेकिन परवेज मुशर्रफ को जिस चीज ने हटाया बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ वो लाल मस्जिद का इश्यू था, जिसकी वजह से पीएमएलक्यू अगला इलेक्शन हारी। तो ये बाकी जो पीडीएम का भी मैं समझता हूँ यही होगा। इनका अपना जो आपस में इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा कि पीएमएलएन का आपस में इत्तेफाक इस वक्त नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कोई बात की है और उनके साथियों ने, और शहबाज शरीफ ने कोई और किसी और नौयत की बात की है। उस दिन तो शहबाज साहब, सर उस दिन तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल से ये कहते आ रहे हैं कि पीएमएलएन में यूनानिमिटी ऑफ व्यू नहीं है। ठीक, अच्छा, पर उस दिन तो शहबाज साहब बड़े बिल्कुल, वो जब मियां साहब तकरीर कर रहे थे वो मौजूद भी थे, और पता नहीं दिल में उनके कुछ हो या ना हो, कम से कम उसके बाद ऐसा कुछ नहीं आया। जहां तक बात ऑपोजिशन में दरार की, तो शहबाज साहब कह रहे हैं कोई ऐसा सीमेंट उन्होंने लगा दिया कि अब दरार नहीं आएगी। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता रहा था। अच्छा ठीक है, वो आपने जरूर देख लिया होगा। मैं जरा पूछ लेता हूँ तलाल चौधरी साहब से। तलाल चौधरी साहब, पहले तो ये बता दें, ये इदारों के खिलाफ और जो ख्वाहिश है शायद मियां नवाज शरीफ साहब की, जिसका जिक्र हुमायूं साहब ने किया था, सर ये तो ख्वाहिश को अच्छी ख्वाहिश नहीं है। इतना बड़ा कौमी इदारा है, सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, और इस हवाले से तकारीर के अंदर एहतियात बरतनी चाहिए। मियां साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, ये नौबत क्यों आ गई कि मियां साहब ने ऐसी बातें की? ऐसी बातों, कल भी यही बात हो रही थी कि अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, और अस्करी क़यादत की तरफ से भी मौक़िफ़ आ गया कि भी फ़ौज को ना घसीटे इन मामलों में, फ़ौज का इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये मामला हुकूमतों ने या सियासी जमातों ने सुलझाने होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुनीब साहब एक बात ज़हन में रखें, अगर सियासतदानों ने और अदारों ने अपनी गलतियों का इदराक नहीं करना, गलतियों को नहीं मानना, माजी में जो कुछ हुआ है उसका एहसास नहीं करना, तो जब एहसास ही नहीं करना, इदराक ही नहीं करना, गलती माननी नहीं, तो फिर गलती ठीक करने का इसका मतलब इरादा कोई नहीं है। बात यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ, या ज़ियाउल हक के कू से, या मुशर्रफ के कू से, या अयूब के कू से, या याया से, या मुल्क टूटने से? किसको क्या कहना चाह रहे हैं? यानी जब दिल करे, जो बात सच्ची करे, उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट, और जो कोई कह दे कोई और के इंसाफ हो, उसको तौहीन अदालत का। यानी क्या पूरे पाकिस्तान में वो हलफनामा जो कि आर्मी चीफ लेते हैं और उसके बाद वो उस ओहदे पर बैठते हैं, जब वो उस हलफ को तोड़ते हैं, तो फिर क्या कहा जाए जी? सर बट अब तो कोई नहीं हल्फ तोड़ना चाहिए साहब। और दूसरी बात ये सर, इल्जाम, मेरा सवाल सुन लें, आपके लिए आसान हो जाएगा, कि यही मौक़िफ़ जब आप हुकूमतों में होते हैं, फिर आप एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, फिर डॉन लीक होता है, आप कहते हैं कि आप, हुकूमत कहती है कि सिक्योरिटी ब्रीच है, आप वुज़रा को फारग करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये प्रिंसिपल पोजीशन लेनी होती है तो सर उस वक्त लेना। ये अपोजिशन में आके सारी बातें क्यों याद आती हैं चौधरी साहब? देखिए, प्रिंसिपल पोजीशन ना होती तो पहला धरना ना आता, प्रिंसिपल पोजीशन ना होती
तो डॉन लीक्स ना होता, प्रिंसिपल पोजीशन ना होती तो पनामा से अकामा ना निकलता, प्रिंसिपल पोजीशन ना होती तो बेटी स्मिथ जेल ना होती, प्रिंसिपल पोजीशन है तो इसीलिए आज ये पर्चे, ये मुकदमे, ये गिरफ्तारियां, ये सब कुछ चल रहा है। मेरी बात सुने सर, सादा पाकिस्तानी होने की चीज है। मुनीब साहब 1 मिनट के लिए छोड़ दें, मैं नून लीग का हूं, आप कोई एंकर हैं, बाकी हमारे भाई बहनें किसी और जमात के हैं। 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। क्या इस मुल्क के लोगों को वो रोजगार, वो सेहत, वो तालीम, वो इंसाफ या वो पाकिस्तान मिला जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था? नहीं मिला। अगर आधा पाकिस्तान अलहदा हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने हमसाया मुल्कों से नीचे है। पाकिस्तान की इज्जत एहतराम में कमी आई। इस 2 साल में जब आपकी कठपुतली होगी हुकूमत, कश्मीर से लेके गरीब तक की रोटी छिनी कि नहीं छिनी? अगर तो आप समझते हैं कि गरीब की रोटी छिनती रहे, पाकिस्तान की इज्जत छिनती रहे, पाकिस्तान से सऊदिया जैसे दोस्त नाराज होते रहे, पाकिस्तान से कश्मीर जैसा जो अहम हमारा एक मौक़िफ़ है वो अलहदा होता रहे, तो फिर हम चुप रहे, तो आपकी मर्जी है। हमने ये बात की है इसको बेहतर करने के लिए। हमने ट्रुथ कमीशन की बात की है कि आए उसमें बैठकर तमाम लोग अपनी गलतियों का एतराफ करें। सर ये हमसे भी हुई है, फिर उसको ठीक करें। सर बात ये है, इस ट्रूथ कमीशन के अंदर कौन कितना सच बोलेगा, बट नफीसा शाह साहबा ये कौन सा शहबाज साहब कह रहे थे कि उन्होंने कोई ऐसा सीमेंट इस्तेमाल किया कि इस दफ़ा अपोजिशन में दरारें नहीं आएंगी। माजी भरा हुआ है जो आपस में जो मिसट्रस्ट रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ औकात में। आई डोंट नीड टू गो डाउन दैट रूट, आप बेहतर मुझसे जानती हैं। बट मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और ये कहा जा रहा है कि ये एंटी पाकिस्तान स्टांस है, इसी के ऊपर दबाव है और हुकूमत का तो मौक़िफ़ ही है। अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था क्योंकि ये तस्वर किया जा रहा है कि ये अपोजिशन इस APC के जरिए जो अचीव करना चाह रही है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए, जो इस मीटिंग के इख्तिताम पर जो एलानिया जारी किया गया, अगर आपने उसमें उसको पढ़ा होगा बिल्कुल, तो उसमें कौन से पाकिस्तान के हल्के, कौन से पाकिस्तान के पिछे हुए तबके जिसके साथ इस हाइब्रिड गवर्नमेंट के मजालिम नहीं उन्होंने ढोए, उनका जिक्र नहीं था। क्या उसमें मीडिया का जिक्र नहीं था? क्या उसमें जुडिशरी के साथ जो हो रहा है उसका जिक्र नहीं था? क्या उसमें पार्लियामान के साथ जो हशर हो रहा है उसका जिक्र नहीं था? क्या उसमें जो पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के साथ इन्होंने महंगाई के बमों से उनको लेस कर दिया है, क्या उसका जिक्र नहीं था? क्या सैलाबज़दा पाकिस्तानियों का जिक्र नहीं था? तो हर हवाले से आप हमारा एजेंडा देखें, और ये इशू बेस्ड एजेंडा है और ये सिस्टम बेस्ड एजेंडा है। ठीक है। और इसलिए इससे मैं समझती हूँ कि पूरे कौम और मुल्क का हौसला जो है वो बड़ा है। जो मुखालफत हमने की है वो उसूलों पर है। तकारीर को आप छोड़ दें कि तकारीर में उनके हर तकरीर में सब्सटेंटिव इश्यूज थे, हर तकरीर में, लेकिन जो मियाँ साहब ने कहा है, बाकी स्पीकर्स ने भी इन पे हिंट्स की हैं खुले तरीके से या ओब्लिक तरीके से कि और ये मसाइल जो है ये उस वक्त होते हैं जब आईनी ढांचा और आइन की रूह और आइन को फिजिकली जो उसको उसमें जो एक तवाजुन दिया गया है with the supremacy of the parliament and supremacy of the people, वो जहां भी मुतासिर हुई है और वो अपसेट हुए हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हुई है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हुई है और हमारा मुल्क को से पीछे ये तो तासुर है। ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं, वैसे भी कि ये लीडर बचाओ, या अगर हुकूमत के कुछ वज़रा कहते हैं अब्बू बचाओ तहरीक है सारी, चाहे आपकी तरफ से हो या मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो, कि अपने लीडरों को बचाने के लिए है सब कुछ, क्योंकि केसेस हैं, क्योंकि मुकदमात हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह की एडजस्टमेंट करनी है। इसको कैसे काउंटर करेंगे? My first statement was my answer to this question also. ये आप स्टेटमेंट पढ़ें, इसमें कहाँ अबू बचाओ का जिक्र है? ठीक, बिल्कुल। तो नैब के हवाले से तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हो या बाकी जमातों का मौक़िफ़ हो, वो तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड जो है जी वहाँ बेशक अदालती फैसले हैं, एंडोर्स किया है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये अब मुल्क की बात है। इस मुल्क को इतना पीछे कर दिया है इस हाइब्रिड गवर्नमेंट ने, इन सिलेक्टेड लोगों ने, जो सिर्फ एक ट्विटर और
सोशल मीडिया की जमात बनकर रह गई है। सारा जोर उनके स्पोक्स पर्सन पर होता है कि टीवी पर क्या कह रहे हैं। हकीकी हवाले से आप आवाम की बदहाली तो देख लें। ठीक, एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आते हैं, मायूस लेते हैं और तलाल चौधरी साहब और नफीसा शाह साहब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साहब 26 नुकात हैं, इतना बेहतरीन एजेंडा है, कोई वो अब्बू बचाओ या लीडर बचाओ इसमें काम नहीं है। हाँ, नैब के ऊपर तो देखें, आपके बुजुर्ग भी कहते रहे कि नैब ज्यादती करता है, नैब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं स्लो है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें की गई हैं। इसमें कहाँ है सर जिक्र वो अब्बू बचाओ या लीडर बचाओ का? और अगर हो ही रहा है उसकी टाइमिंग पे चले, आप एतराज़ कर सकते हैं, बट कॉन्टेंट तो शायद इतना बुरा ना हो। वो मुख्तलिफ मसाइल जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन्हीं का जिक्र है ना, उन्हीं को ठीक करने की बात है। ट्रूथ कमीशन कितनी अच्छी बात है, बन जाए, सारों के सच बाहर आ जाए। पल्ला आलम पता नहीं कोई सच बोलेगा या नहीं। मैं जहां तक देखिए, मैं आपने अवाम की मसाइल की बात की मुनीब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो जितने भी घंटे की एपीसी थी उसमें मुझे बताइए कि अवाम अगर सुन रही हो पूरे दिन लगा के 22 करोड़ अवाम, तो वो क्या वो लाइट एट द एंड ऑफ टनल जिसको कहते हैं, वो क्या देखेंगे? उस एपीसी में क्या कहा गया कि ये 11 पार्टियां पाकिस्तान की अपोजिशन की ये मुस्तकबिल में इस अवाम को कैसे बेहतर करेंगी? क्या उन पार्टियों ने बताया कि पीपल पार्टी और पीएमएलएन 4 मरतबा फेडरल गवर्नमेंट कायम कर चुकी हैं, 6 मरतबा पीपल पार्टी ने सिंध में गवर्नमेंट कायम की है, 5 मरतबा पीएमएल ने पंजाब में गवर्नमेंट कायम की है। उन्होंने हमें बताया कि आया अब वो 5वीं मरतबा आके मुल्क के लिए क्या करेंगे कि वो मलेशिया बन जाएगा या तुर्की बन जाएगा या साउथ कोरिया बन जाएगा और आवाम की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी और तालीम का बोलबाला हो जाएगा और अस्पताल ही अस्पताल हो जाएंगे और किसी को रोजगार की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। क्या आपने ये सुना? और ट्रुथ कमीशन की बात करते हैं तो ट्रुथ कमीशन में सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि भाई साहब बताइए कि 1958 में मैं एहतराम करता हूं तमाम सियासी पार्टियों और लीडरों का और मैं कभी बदजबानी नहीं करता, लेकिन 1958 में अयूब खान की जो काबीना थी उसमें 20 लोग थे, 19 बावर्दी जर्नैल थे, एक सिविलियन था, उसका नाम किसी को पता क्या था? जिसका नाम किसी ने पहले सुना भी नहीं था। और मुझे ये बताइए कि 1981 से पहले ये भी जवाब फिर ट्रुथ कमीशन में देना पड़ेगा कि ज़ियाउल हक की मार्शल काबीना में एक शख्स आया, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, और उसका नाम किसी ने नहीं सुना था, उसने काउंसिल का इलेक्शन ही लड़ा था और उसके बाद ये सारी पीएमएलएन जो आज वजूद है नहीं, बट वो तो ये कह रहे हैं, वो तो कहते हैं सर सब बाहर आए, वो तो सर कहते हैं सब बाहर आए। हमायूं साहब वो तो कहते हैं कि सब बाहर आए, प्लस उन्होंने महंगाई की बात की, आटा चीनी बुरान सारी बातें हुई, पर वो कहते हैं सब बाहर आए, तालीम पे भी बात की उन्होंने। देखें मुनीब, इस मुल्क के मसाइल का इन पार्टियों को जो इक़्तिदार आके करेंगी उनका हल देना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ नहीं कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, वो इनके दौरों में भी बहुत चीनी पीएमएलएन दौर में भी 110 रुपए पे गई थी। अच्छा सर, ओके, उसके बाद 55 पे भी आई सर, तो छोड़ के तो 50-55 पे गए थे। अब तो आज आपका दौर है। हल देना है कि अवाम के मसाइल कैसे हल करने हैं। ठीक है, कम से कम ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा चले सर, ठीक है। मैं तलाल चौधरी साहब ये सच इतना बोलेंगे सर कि किसके पास कितना पैसा था 1958 में, कौन सिविलियन था जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था, 81 के वक्त ज़िया साहब की जो काबीना थी उसमें कौन इंडस्ट्रियलिस्ट आया जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था, ये सारे सच बोल देंगे फिर ट्रुथ कमीशन में आप? जी बिल्कुल जी, क्यों नहीं सच बोलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को भी बेहतर करें और अगर हम कहीं गलत थे तो उसको ठीक करें और आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम कोई देखना चाहते हैं। बात ये है कि ये सच तो बिल्कुल हम बोलेंगे और ये सच हम सबसे यही तवक्को कर रहे हैं कि हम तो उस वक्त बहुत पुरानी बातें तो नहीं, हम पूछेंगे धरना कैसे आया था, हम पूछेंगे सादक और अमीन आप कैसे बने थे, हम पूछेंगे कि ये फॉरेन फंडिंग कैसे रुका हुआ है, हम पूछेंगे कि ये इलेक्शन चोरी आपने कैसे किया था, ये वो सिस्टम कैसे बिठाया था, हम पूछेंगे ये तमाम चीजें। लेकिन मामला क्या है? देखिए मामला है क्या, अगर क्यों तस्लीम नहीं करते कि हम पिछले 70 साल में जिस डगर पर चलते रहे उससे पाकिस्तान नहीं चला और ये पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा।
अगर किसी को लगता है तो और 10-20 साल देख ले, मगर आप आम आदमी की हालत देखें। और ये इस तरह की हुकूमत जो कठपुतली हो, ये इससे ना पाकिस्तान चल रहा है, इस असेंबली से ना गरीब की रोटी और मईशत चल रही है। गरीब की रोटी मईशत जो है उसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये असेंबली उसको देने में नाकाम हुई है, ना मईशत दे सकी है, ना गरीब को रोटी दे सकी है। कश्मीर छिना है, हमारी इज्जत में कमी आई है। उसके साथ हम अब एक ऐसी क्यादत आए जो अवाम की क्यादत हो। अवाम की क्यादत हो ना जी, तो 55 की चीनी 110 की हो तो तकलीफ होती है, रात नींद नहीं आती। अब आम की हुकूमत हो तो 35 का इधर भी नहीं आती होगी ना, प्राइम मिनिस्टर को नहीं आती होगी नींद? नहीं आती सर, नींद नहीं आती होगी। नहीं, मेरी गुजारिश देखे ना, नींद इन्हें तो सारा दिन क्या है, क्या कोई ऐसी चीज जो आज तक कंट्रोल हुई? और सर, नोटिस लिया वज़ीर आज़म ने। और देखिए मुनीब साहब, गुजारिश ये है, ये आप इस तरह पुतली तमाशा चलाते रहेंगे, पाकिस्तान नहीं चलेगा। पुतलियां तमाशे चल सकते हैं, वक्त गुजर सकता है, पाकिस्तान नहीं चल रहा। पाकिस्तान चलाना है, अवामी हुकूमत को लाना होगा, नया मैंडेट चाहिए। पाकिस्तान की अगर ऐसी असेंबली आए जो मईशत चलाए, जो गरीब की रोटी चलाए। ठीक है नफीसा शाह साहबा, ये इतना सच बोल पाएंगे सारे? और ये आप लोग मसाइल बता देते हैं, हल नहीं बताते। वो हुमायूं साहब का गिला ये था, आपके चाहिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए हल क्या है, पहले तो हमारा आप हल देख लें कि हम जो हमारा एक्शन प्लान है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द हल। हम चाहते हैं कि ये जो कठपुतलियां हैं जिन्होंने एक बार फिर सिस्टम को पीछे, जो गेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की सूरत में, आइन की बहाली की सूरत में, पार्लियामान की बालादस्ती की सूरत में गेन किए थे, उनको आगे लेके जाना था। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि PMLN ने कुछ पार्लियामेंट को उनको जो इम्पोर्टेंस देनी थी शायद ना दे पाए, लेकिन उनके साथ भी फिर ज्यादतियां शुरू हो गई। लेकिन इनका कुछ ना कुछ उसके बाद ये जो है कठपुतलियां, इन्होंने तो पूरी अपने जो सिविलियन बालादस्ती है जो आइन में दी गई है, और कोई भी दुनिया की कोई भी हुकूमत until and unless it's not led by the people, वो नहीं चल सकती, ना ही वो अवाम के हुकूक या एहसासात को आगे लेके जा सकती है, ना वो तरक्की कर सकती है। वो मुल्क को पीछे ले जाएगी, वो मुल्क का जो इंतजामी ढांचा है उसको तबाह करेगी, वो मुल्क का सिक्योरिटी जो है वो तबाह करेगी, वो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह करेगी, और ये कर चुके हैं। तो इसलिए, और देखें, लेट मी ऑल्सो रिइटरेट वन पॉइंट, कोई ये ना समझे कि हमारा एजेंडा फौज के खिलाफ है या किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के खिलाफ है। मुझे बताएं, लीविंग असाइड कि कौन क्या कह रहा है, ये एजेंडा कोई भी पाकिस्तान का शहरी या कोई इंतजामी, कोई भी यूनिफॉर्म पहने हो, कोई यूनिफॉर्म ना पहने, ये इसको पढ़ ले, इसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसमें हमने गलत कही? एक लफ्ज बता दे जिसमें कोई लैंग्वेज में गलती हो, कोई इशू में गलती हो, या कोई एजेंडा में गलती हो। ये 26 पॉइंट्स का मुझे बता दें कि इसमें गलती क्या है। बिल्कुल ठीक, इसको रेज किया जा सकता है। मैं प्रोग्राम का सेगमेंट में वक्त इतना ही था। मैं नफीसा शाह साहब आपका, हुमायूं खान साहब आपका, और जनाब तलाल चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर बहस जारी है लेकिन एक ब्रेक शामिल करेंगे। बल्दिया टाउन एक बहुत बड़ा सानहा था कराची के अंदर, 264 लोगों की मौत वाक़या हुई, कत्ल किया गया, फैसला आ गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहती है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वक्त की मुत्तहिदा जो कि अल्ताफ़ हुसैन के ज़ेर क़यादत थी, क्या उसका भी कोई कसूर नहीं था? सवाल मौजूद हैं, जवाब चाहिए, और जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बिल आखिर 8 साल के बाद सानिया बल्दिया टाउन का फैसला आ गया। सवाल मौजूद हैं, अपने मेहमानों से उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। फैसल सब्ज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनाब सईद गनी साहब सूबाई वज़ीर तालीम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब ब्यूरो चीफ़ हैं जियो न्यूज़ कराची के। वो इस केस को फॉलो करते रहे, उनको बहुत हद तक इंसाइट का भी पता है और जो तफ्तीश होती रही उसका भी पता है। मैं ज़रा साहब आपसे आगाज़ करता हूँ, ये सवाल है भी यही, पूछा भी जा रहा है आपसे कि ये 2 लोगों को अगर सजाए मौत हो गई, जिसमें अगर कहा जा रहा है रहमान बोला ज़ुबैर चरिया, ये हमाद सिद्दीकी, रहमान बोला, ज़ुबैर चरिया, क्या ये इतनी इनकी ताकत थी कि ये खुद ही बस किसी लीडरशिप को पता नहीं है, एक तंजीमी कमेटी का सरबराह, एक सेक्टर इंचार्ज MQM,
इन्होंने जाके भत्ता भी मांग लिया, नहीं मिला तो आग भी लगा दी, 264 लोग भी मारे गए। और एमक्यूएम को पता ही नहीं, उस वक्त की एमक्यूएम तो वो थी ना अल्ताफ हुसैन वाली, आज की एमक्यूएम तो डिफरेंट, बड़ा खुद को डिस्टेंस करती है उससे। कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बस कराची में एक वाकया हो गया और आपके लिए भी एक सरप्राइज था। देखिए मुनीब, दो तीन चीज़, कुछ फैक्ट्स हैं और यानी हक़ाइक़ हैं, और कुछ जो बातें बाद में बनाई। हक़ाइक़ ये हैं कि नमाज की जिस वक्त ये सानिया हुआ है उस वक्त एमक्यूएम की तंजीमी कमेटी के सरबराह है रहमान बताते हैं, मैं जानता नहीं था, लेकिन बहरहाल बाद में पता चला कि जी वो कोई बल्दिया टाउन के हमारे सेक्टर इंचार्ज था उस वक्त, और ज़ुबैर चरिया जिसको कहा जा रहा है वो भी उस ज़माने में जिम्मेदार बताया जा रहा है कि वो था। ठीक है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये लोग एमक्यूएम से उस वक्त वाबस्ता नहीं थे। लेकिन आया कोई लीडरशिप इन्वॉल्व थी या एमक्यूएम ने कोई सिस्टमैटिकली जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ऐसा काम किया, मैं उसको नहीं मानता। अच्छा, मैं इसलिए नहीं मानता कि 1986 से 2012 तक, जब एमक्यूएम का बामे उरूज उसको कह लीजिए 2013 तक था, तो ये एक अलहदा एक ही वाक़या नज़र आता है कि जिसमें मालिकान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमसे कोई 20 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया है और बसूरत दीगर कहा गया कि फैक्ट्रीज़ को बंद करते हैं। आप किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स के किसी बड़े को भी बुला के पूछ लीजिए उनसे कि क्या ऐसा अब तो नहीं, वो यानी जो लोग कहते हैं कि लोग तो कोई नहीं डर रहा, तो अब बुला के उनसे पूछ लीजिए। तो मेरे ख्याल में एक दो चीज़ें इस केस के हवाले से बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी तफसील से पहले भी जो इनके आपको पता है कि जो फॉरेंसिक आर्किटेक्चर के नाम से है, फॉर आर्ची उनका ट्विटर पे भी मौजूद हैं, उन्होंने इसको फॉरेंसिक ऑडिट किया। जो इनके जर्मन बायर थे किक, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसको यकसर मुस्तरद किया। फैसल सिद्दीकी साहब जो बड़े रिनाउंड ह्यूमन राइट्स के लॉयर भी हैं, उन्होंने कई केसेस जीते लवाहिकीन की तरफ से। फिर एक मकतूल जो आयान था उसकी वालदा तो $5 मिलियन के करीब का मुकदमा इनके खिलाफ जीत कर आई। बदकिस्मती ये हुई कि इस केस को पोलिटिसाइज बेतहाशा कर दिया गया। इसमें बड़े फैक्ट्स थे। मिसाल के तौर के ऊपर ये 2012 के आखिर में ये सानिया हुआ है। फरवरी 2013 में एमक्यूएम हुकूमत से निकल गई थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पहले पुलिस ने अपनी एक कमीशन कायम किया गया जस्टिस अलवी रिटायर्ड अलवी की सरबराही में, और तीसरी FIA ने अपनी सारी की सारी रिपोर्ट। ठीक है, कहीं पर भी उसको टेररिज्म दहशतगर्दी नहीं करार दिया गया। एमक्यूएम तो नहीं, आउट ऑफ फेवर्स थी एमक्यूएम तो किसी हुकूमत में नहीं थी। यहाँ कराची में ऑपरेशन 2013 में शुरू हो चुका था, एमक्यूएम उसमें सफ़र कर रही थी। तो 2015 तक ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं आया, लेकिन 2015 में अचानक एक 2013 के पहले से गिरफ्तार शख्स की JIT को सरफेस किया गया। अच्छा, जिसमें उसने कहा कि मैंने सुना है कि फला फला आदमी ने एमक्यूएम के ये काम किया था। ठीक है, मेरा उस वक्त भी मानना यह था, अभी भी मानना यह है कि देखें मुनीब, पहली बात तो बड़ी क्लियर है, अगर हमसे वाबस्ता किसी शख्स ने, मेरे सगे भाई ने या मैंने भी ये जुल्म किया, तो यहाँ सज़ा मिले ना मिले अल्लाह ताला के यहाँ ज़रूर पकड़ होगी। मैं इस बात के ऊपर बड़ा कायल हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप मुझे ये कह दें कि एंटी टेररिज्म की कोर्ट में, या फिर जो JIT बाद में बनाई गई, यानी तीसरी चौथी JIT है जो हुकूमती सरबराही में बनी, जब तक मतलूबा नताइज नहीं मिल पा रहे थे, उस वक्त तक JITs का सिलसिला बनता रहा। और आप ये कहें कि मैं उसको मिनवन मान लूँ, एंटी टेररिज्म कोर्ट का जो रिकॉर्ड है हमारे यहाँ इतना शर्मनाक है, मुझे बुला लें तौहीन अदालत में, शर्मनाक है इनका रिकॉर्ड। यानी सड़क पे चल रहा होता है बंदा, ये उसके ऊपर दस्ती बम के मुकदमे डाल देते हैं। अच्छा, आपने बड़ा डिटेल में बताया। इसमें एक जो दिलचस्प बात है कि क्योंकि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान अगस्त 2016 से पहले का जो सारे मामला थे उसको बहुत डिस्टेंस करती है खुद को आज की एमक्यूएम जो है, लेकिन आप उसके बारे में भी कह रहे हैं कि उस वक्त की एमक्यूएम ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी उस वक्त की सरबराही अल्ताफ हुसैन करते थे। आपको लगता है कि उस एमक्यूएम ने भी नहीं किया था और आपके नज़दीक कोई ऐसे शवाहिद भी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है और आपने उस वक्त की एमक्यूएम को भी डिफेंड किया। अब मैं एक क्लैरिटी अगर मुझे गुंजाइश दे दीजिए बराए मेहरबानी। देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपके सामने जो दीगर हक़ाइक़ हैं वो रख रहा हूँ।
अब ये आपके नाजिर का काम है, आपका काम है कि आप उनको माने या ना माने। बदकिस्मती के साथ एंटी टेररिज्म कोर्ट ने नहीं माना, ठीक है, ठीक है, हाई कोर्ट में जाएगा, वहां पर मैं डिफेंड नहीं कर रहा जिसने जुर्म किया है, भले वो मैं MQM वही की अर्ज कर रहा लीडरशिप हूँ हो, कि मैं आपके देखिए अदालती फैसले ही ना, मैं भी डिसाइड करने की अथॉरिटी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, आप भी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं, कोई डिसाइड नहीं है कर सकता। लेकिन जो बात थोड़ी सी कॉमन सेंसिकल जिसे हम कहते हैं वो ये है, और जो सवाल भी है मेरा भी था, आपने उसके तवील जवाब दिया, ठीक है, वो आपका, मैंने इसी का मौक़िफ़ है कि इन लोगों ने जो कि कोई सेक्टर इंचार्ज है, कोई तंजीमी कमेटी का सरबराह है, ये लोग कुछ करते हैं और इतना सब कुछ कर देते हैं और फिर कुछ और यही लगता है कि नहीं जी MQM की लीडरशिप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी किसी स्टेज के ऊपर भी, ये सवाल ज़रूर उठता है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा सईद गनी साहब से पूछ लूँ, मैं फ़हीम सिद्दीकी साहब के पास जाऊँगा क्योंकि उन्होंने इसको फॉलो किया है। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने अपनी ट्वीट में भी लिखा कि ये लोग कौन थे, वो तो फैसल साहब कह रहे हैं कि हम इनसे इनकार नहीं कर सकते कि इनका ताल्लुक था, लेकिन बाकी मामलात उन्होंने पहले की भी MQM और आज के MQM को, चल खैर मामलात ही मुख्तलिफ हो गए, उन्होंने कहा ये लीडरशिप के इन्वॉल्व होने की बात नहीं है, ये लोग ज़रूर थे, इन्होंने किया, और वो ये भी कहते हैं जिसने किया वो भुगतेगा पे। नहीं तो देखें, वो 2013 में हुकूमत से निकल गए, लेकिन ये जो बड़ी मशहूर और मारूफ अल्ताफ हुसैन की तकरीर हुई थी 2016 वाली, उस वक्त तक MQM का कराची में बिल्कुल कंट्रोल रहा है, और जो जानते हैं उनको पता है, हुकूमत में रहे न रहे, उनके मामला चलते रहे उसी तरह से पहले चल रहे थे। अच्छा, जो MQM के निज़ाम को समझते हैं ना, उन्हें पता है कि MQM का सेक्टर इंचार्ज क्या भला होती थी। हमाद सिद्दीकी साहब की क्या हैसियत थी अभी पता नहीं, वो मुझे नहीं पता, फैसल साहब उसको एडमिट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि उनका रोल क्या था MQM के अंदर। अब अगर आज कोई बैठ के ये कहे कि हमाद सिद्दीकी ने या किसी इनके सेक्टर इंचार्ज ने कोई काम किया था और MQM की लीडरशिप का उससे ताल्लुक नहीं था, तो जितना इनकी लीडरशिप का कंट्रोल था कराची शहर पर, वो सारा कंट्रोल ही इनके सेक्टर यूनिट इंचार्ज के थ्रू हुआ करता था। अब अगर एक यूनिट इंचार्ज इतना बड़ा काम कर लेता है और हमाद सिद्दीकी कहने पे पड़ता है, करता है, तो मैं नहीं समझता कि MQM बतौर जमात अपने आप को उससे अलग कर सकती है। पहली बात तो ये। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जी अब जाके कोई 2016-17 में कोई चीजें सामने आई थी और किसी का स्टेटमेंट आ गया, ये थोड़ा सा खंगाले तो सही, आर्काइव्स में जाए तो सही। ये वाकया जब हुआ था उसके चंद दिनों बाद ये बात सामने आना शुरू हो गई थी, और रऊफ सिद्दीकी साहब का जो नाम आया है, जो मैंने ट्विटर पे भी लिखा था, वो ना आग लगाने वाले में थे ना लगवाने वालों में थे। उनको तो बतौर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बाद में इस्तेमाल किया गया, वो जो अली इंटरप्राइजेस के मालिकान थे उनको बस दबाव डालने के लिए, और वो उनकी फैक्ट्री भी जलाई गई, उनके ऊपर FIR भी डाली गई, तो उस FIR से जान छुड़ाने के लिए उनसे पैसे लेके उन लवाकिन को बांटने के नाम पर उनसे मजीद पैसे लिए गए, और जो बाद में स्टोरी चली वो पैसे भी शायद इधर उधर हो गए, मिसयूज हो गए। तो ये कहानी रऊफ सिद्दीकी वाला जो चैप्टर है अलग है, असल तो वाकया फैक्ट्री को आग लगाने का है, 260 लोगों के मरने का है। उसमें तो जो लोग हैं वो अपनी जगह है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला आया, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं कल से सफर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध भी इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी, और ये कोई बात नहीं है कि 2 लोगों को सिर्फ फांसी की सजा हो जाए और बाकी हमाद सिद्दीकी साहब के लिए मुझे नहीं पता उस फैसले में क्या है, या और जो इनके कई लोग हैं उनको कुछ पूछा गया। MQM बतौर जमात इसके अंदर शामिल थी। ये अपना हमाद सिद्दीकी साहब सेक्टर इंचार्ज, सवाल ही नहीं पैदा होता MQM का जो निजाम था उसके अंदर रहते हुए MQM की मर्जी के बगैर भी इतना बड़ा काम कर सके। और MQM माजी में इस किस्म की कार्रवाई करती रही है। ये तो बहुत ही भयानक था। 12 मई आपके सामने है, ताहिर प्लाजा आपके सामने है, और बेशुमार कराची शहर में मुनीब, मतलब बसें जिंदा जला, बसों के अंदर लोगों को जिंदा जलाना, लोगों को ड्रिल करना, पता नहीं क्या क्या चीजें हुई हैं। अब अगर कोई ये मतलब फैसल भाई बड़े अच्छे आदमी दोस्त हैं, लेकिन ये तासुर देंगे MQM तो बड़ी मासूम और शरीफ जमात है, उसको तो पता ही नहीं था कि नहीं, वो तो मेरे ख्याल में थोड़ा कसरत से काम ले रहे हैं। MQM का बहुत ज्यादा होल्ड तो जो MQM का था वो तो खैर सबको पता है। अब फैसल साहब को हमने क्या बताना, वो हमसे बेहतर जानते हैं। एक ज़माना था जब पूरी MQM वो बस अल्ताफ हुसैन को किस तरह से डिफेंड करती थी, आज तो खैर को जिक्र भी नहीं। लेकिन मैं ज़रा फ़हीम सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूँगा। ये अब मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। फैसल साहब ने तो उस वक्त की MQM को भी कर दी, मैंने कहा डिफेंड, उन्होंने कहा मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, उस वक्त की MQM भी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, ना ही लीडरशिप इन्वॉल्व थी। लेकिन एक बात होती है लॉजिकल, आपने क्राइम रिपोर्टिंग की, बड़ा वसी तजर्बा है,
कुछ कॉमन सेंस भी तो होती है, कुछ समझ आती है बात आपको आज के फैसले से। और जरा ये हमाद सिद्दीकी का भी बताइएगा, ये कहाँ है ये शख्स? देखिए, जो ये वाक़या हुआ था, इस वाक़े पहले मैं आपके सवाल से पहले आपकी एक इंट्रो के ऊपर भी बात कर लूँगा कि निज़ाम अदल के ऊपर आपने बात की कि 8 साल लग गए इस केस में, तो कम से कम उन 3 सालों के ऊपर भी हमें बात करना चाहिए और निज़ाम तफ्तीश के ऊपर भी हमें बात करना चाहिए कि निज़ाम तफ्तीश हमारा क्या कर रहा था जब तक जो है वो रिजवान कुरैशी नहीं पकड़ा जाता, वो GIT में नहीं कह देता कि वाक़या जो है खुद नहीं हुआ था बल्कि किया गया था। उस वक्त तक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है वो क्या कर रहा था। ये एक बहुत ही अहम बात है कि 3 साल तक लोगों को ये पता ही नहीं चला कि ये वाक़या हुआ नहीं, बल्कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। ये बहुत अहम बात है। दूसरी तरफ जो आपकी बात है, जो फैसल सब्ज़ारी कह रहे हैं या सैयद गनी कह रहे हैं, तो यकीनन MQM इस शहर में MQM और भत्ताखोरी जो है वो बहुत हद तक जुड़े हुए थे। या ये कह रहे हैं कि आप ताजिरों को बुला लें, उनसे पूछ लें, उनको कर लें, मैं भी आज भी कोई ना बोले, लेकिन ये हकीकत है। इस शहर में भत्ताखोरी और MQM लाजिम और मलजूम थे एक वक्त में, और ये बात अगर कही जा रही है कि 20 करोड़ रुपये भत्ता मांगा गया था, तो यकीनन ये कहीं ना कहीं स्टैंड करती है ये बात। असल बात यह है कि इस वाक़े में जो हमाद सिद्दीकी हैं उनकी हैसियत क्या थी। वो उस वक्त MQM की तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे। MQM की राब्ता कमेटी और तंजीमी कमेटी दो ही उस वक्त कमेटीज़ इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। राब्ता कमेटी सियासी मामला देखती थी, तंजीमी कमेटी तमाम सेक्टर यूनिट्स जो है वो तंजीमी कमेटी देखती थी। अब हमाद सिद्दीकी अगर ये कहते हैं किसी सेक्टर इंचार्ज को कि फ़लाँ जगह से भत्ता लेकर आओ, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मना कर दे हमाद सिद्दीकी के हवाले से। लेकिन जो जजमेंट में मुझे जो है वो नज़र आ रहा है, बहुत हद तक मैं कहूँगा कि कमी नज़र आ रही है, वो ये है कि उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, उनको कोई मफरूरे में कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, उनके सिर्फ दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि वो जो है आगे जाके हाई कोर्ट में क्या उसके हवाले से, अपील में क्या उस हवाले से फैसला होता है। लेकिन एक चीज़ और है मुनीफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे सामने जो है ये एक प्रेस रिलीज पड़ी हुई है जो बर्लिन से जारी हुई थी 2015 में। ये प्रेस रिलीज भी ये कहती है, ये प्रेस रिलीज जो है ये है जो उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से, ये यूरोपीय सेंटर बराए आईनी व इंसानी हुकूक की ये प्रेस रिलीज है जिन्होंने जाके दौरा किया था उस कंपनी का, कि मीडिया में नहीं आई थी उस वक्त, इसको वो जगह नहीं मिली थी। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बात कही जा रही है इस प्रेस रिलीज में कि अली इंटरप्राइजेस के मामले को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई। मैं कोई फैसल सब्ज़ारी की बात को सेकंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बातें आज फिर होनी ही चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए कि आखिर 3 साल तक आपका निज़ाम तफ्तीश क्या कर रहा था। ये बात कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पर जो एली इंटरप्राइजेस के मालिकान थे उन्होंने बिल्कुल वेल्ड किया हुआ थे खिड़कियों को, लोगों को जो है वहाँ पर निकलने की जगह नहीं मिली, वाकया आग लगाई गई, लेकिन जिम्मेदार वो भी हैं, मालिकान भी हैं। मैं खुद ये हमाद सिद्दीकी 2017 में गालिबन शायद दुबई से या बैंकॉक से गिरफ्तार हुए थे, थाईलैंड से, दुबई से। उसके बाद कहाँ क्या को पता लगा आपको, वेयर अबाउट्स कहाँ है ये शख्स? देखिए, ये खबरें आई थी कि दुबई से उन्हें पाकिस्तानी हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन उसके बाद आज तक उनका कुछ पता नहीं है। PSP हमाद सिद्दीकी को डिफेंड करती है, वो कहती है कि उनका इसके कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ जो है चीज़ें फौरी तौर पर सामने नहीं आती, कुछ वक्त लगता है। हमाद सिद्दीकी के हवाले से भी कुछ वक्त के बाद चीज़ें सामने आ जाएंगी क्या है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह सैयद गनी अभी 12 मई का हवाला दे रहे थे, 12 मई के वक्त भी जो है तंजीमी कमेटी के इंचार्ज जो है वो हमाद सिद्दीकी ही थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़ारी साहब आपका। फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे, सैयद गनी साहब ने हमारा साथ दिया। सवाल अपनी जगह मौजूद है। इस केस सिंध हुकूमत की तरफ से तो बाकायदा तौर पर सैयद गनी साहब ने कह दिया है कि सिंध हुकूमत बिल्कुल इसकी अपील में भी जाएगी, और क्या स्टेटस है हमाद सिद्दीकी का, वो शख्स कहाँ है, उसके बारे में जैसे फ़हीम सिद्दीकी बता रहे थे अभी तक कोई क्लियर बात नहीं है, सिवाय दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। लेकिन कुछ सवाल कॉमन सेंस से रिलेटेड होते हैं, लॉजिक से रिलेटेड होते हैं, दलील से रिलेटेड होते हैं। क्या हमाद सिद्दीकी, रहमान भोला, ज़ुबैर चरिया इस पोजीशन में थे कि 2012 में उस MQM जिसका बहुत इन्फ्लुएंस था कराची के ऊपर, खुद कुछ ऐसा कर सकते थे? भत्ता मांग लिया, फिर जला दिया, लोग 264 मारे गए। ये सवाल ज़रूर मौजूद है। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। क्या आपका दिमाग ये मानता है कि सब लोग स्टैंड अलोन काम कर रहे थे, लोन वुल्फ थे, इनका कोई ताल्लुक नहीं था किसी सियासी लीडरशिप से MQM की? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल अदालत का जो फैसला है उसका भी एहतराम लाज़िम व मज़लूम है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देगा। बहुत शुक्रिया।